नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे कि उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है। देखिए, उच्चारण कौशल का पूछा है। उच्चारण कौशल में यानी कि क्या आता है, जिसमें हम बोलते हैं, है ना, यानी कि बोलकर जिसमें जो परीक्षा ली जाती है ना, उसका जो आपकी परीक्षा कौन सी होती है, वो लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा तो लिखने वाली हो जाती है ना, और प्रायोगिक परीक्षा, इसमें तो प्रयोग होते हैं, है ना, कौशलों का विकास होता है। तो इस प्रकार जो विकल्प 1 और 2 ये दोनों भी नहीं होंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मौखिक परीक्षा ना। मौखिक परीक्षा को ही तो उच्चारण कौशल कहा जाता है ना। उच्चारण कौशल की परीक्षा है वो बिल्कुल मौखिक परीक्षा कही जा सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जो प्रश्न संख्या 1 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पर। अच्छे से अच्छे प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि श्रव्य दृश्य साधनों से संबंधित खोज के आधार पर सत्य कथन है। और देखिए, मुझे ये पता है कि ये जो प्रश्न है आपके अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा है कि श्रव्य दृश्य साधनों का आपके, ये तो आपको पता है कि ये आपके अध्याय है बिल्कुल। तो श्रव्य दृश्य साधनों से संबंधित खोज के आधार पर सत्य कथन पूछा है, ठीक है। और ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है कि हम स्मरण रखते हैं 30% जो हम देखते हैं, यानी हम जो भी चीज़ देखते हैं उसका 30% ही हम स्मरण रखते हैं। बिल्कुल ये सही चीज़ है, ठीक है, सत्य कथन नहीं है। हम स्मरण रखते हैं 50% जो हम सुनते हैं, यानी कि हम जो भी सुनते हैं अपने आसपास या किसी के द्वारा जो भी सुनते हैं उसका 50% याद रखते हैं। ये बात भी सत्य है। हम स्मरण रखते हैं 90% उसका जिसमें हम सक्रियतापूर्वक विचार विमर्श अथवा अभ्यास करते हैं। ये भी बिल्कुल सही कथन है। यानी कि कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभ्यास होता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सो जाना। अभ्यास करते हैं और सक्रिय होकर विचार विमर्श करते हैं ना, उसका 90% बिल्कुल याद करते हैं ना, याद रखते हैं। ये भी चीज़ सही है। यानी कि तीनों उपयुक्त कथन जो सही है बिल्कुल उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बता दूं MCQ बोलते हैं इसे, है ना। जो भी आप रीट या अन्य जो भी एग्ज़ाम दोगे सीटेट टेट वगैरह ना, उन सारों में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं आपके परीक्षा में, है ना। इसमें देखिए निष्पक्षता का अभाव होता है दोस्तों ना। क्या होता है, निष्पक्षता पाई जाती है ना, यानी कि पक्षता का अभाव होता है, निष्पक्षता इसमें पाई जाती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और मूल्यांकन की जो मूल्यांकन है उसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता है ये वस्तुनिष्ठता, ठीक है। तो इसमें देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी होते हैं, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव में होते हैं ABCD या ABCD जो भी, ठीक है। और सत्य सत्य भी होते हैं, यानी कि हाँ या नहीं, ना ये कथन सही है या नहीं, हाँ या नहीं। और इसके अलावा रिक्त स्थान पूर्ति वाले भी प्रश्न आते हैं, वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाता है ना। तो इस प्रकार दोस्तों जो आपके प्रश्न संख्या 3 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। और प्रश्न संख्या 4 जैसा कि प्रश्न संख्या 2 देखा वैसे ही ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसने अगर इसका उत्तर सही बता दिया हो बिल्कुल उसकी तैयारी बहुत अच्छी है भाई। वाक्य आपने पढ़े होंगे शब्दों का सार्थक समूह है। अब देखिए वाक्य को पूर्ण करने के लिए कुल इसमें 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं दोस्तों, 3 तत्व होना आवश्यक है। अब वो 3 तत्व है, पहला योग्यता, दूसरा आकांक्षा और तीसरा है सन्निधि, ठीक है। योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे कथन सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो 4 है दोस्तों वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए। जो व्याकरण की शिक्षा है उसका आरंभ कब करना चाहिए दोस्तों, लेखन पर अधिकार होने पर। देखिए केवल लेखन पर अधिकार होने पर यह हट जाएगा, वाचन पर तो केवल वाचन पर यह भी हट जाएगा, है ना। बालक के विद्यालय आने पर ही व्याकरण कर दो, नहीं, ये भी चीज़ गलत है। वैसे व्याकरण शिक्षा कक्षा 6 से आरंभ मानी जाती है, क्योंकि व्याकरण में नियम वगैरह होते हैं, है ना। 1 से 5 तक नहीं मानी जाती है, यानी 1 से 5 तक कुल मिला के जो भाषा पे अधिकार हो जाता है बालक का, उसके बाद व्याकरण शिक्षा आरंभ करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि भाषा पर अधिकार मतलब सारे कौशल विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 5 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 पर
कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है ना, करके सीखना, देख कर सीखना, पढ़ कर सीखना, अनुभव से सीखना ना। तो उसमें पढ़ा नहीं जाता है केवल देखने से, वो तो अनुकरण विधि हो जाएगी, है ना। और अनुभव से, तो अनुभव तो बाद में आएंगे ना, जब पहले हम करेंगे तब अनुभव आएंगे ना, तो ये भी हट जाएगा। यानी करके सीखना बिल्कुल सत्य कथन होगा। प्रयोगशाला विधि में यही होता है, बालक खुद क्या रहता है, बालक खुद सक्रिय रहकर खुद करके सीखता है ना, उसकी ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होता है ना। तो मतलब ये करके सीखने पर आधारित है प्रयोगशाला विधि। तो इस प्रकार दोस्तों विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है आपके प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, प्रारंभ में बालक बालिकाओं के लिए नितांत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मौन वाचन नहीं, मौन वाचन है वो उच्च कक्षाओं में करवाया जाता है दोस्तों, ठीक है, यह हट जाएगा। विद्यालय शिक्षा, तो विद्यालय शिक्षा तो देखो विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत आता है मौन से सुर वगैरह ना, तो ये तो होगी नहीं। और दंड को तो बिल्कुल आप हटा ही दो, तो बच्चा कौन सा, शेषुर वाचन। यानी कि लय, यति, गति, बलागात, स्वर के साथ जो वाचन किया जाता है वो शेषुर वाचन किया जाता है ना। और ये किया जाता है आपके जो पद्य या कविताएं होती हैं उनका ना। और ये देखिए प्रारंभ में आवश्यक है, ठीक है, शुरुआत में आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो संकोची रहते हैं ना, शर्म फील करते हैं ना, दूसरों के सामने बोलने से डरते हैं, है ना। तो उनके जो संकोची भावना है उसको दूर करना है, उनके डर को दूर करना है, तो शेषुर वाचन कराना नितांत आवश्यक है दोस्तों। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अच्छा प्रश्न, एक और भाषा सीखने के संदर्भ में पूछा है, कौन सा कथन सही है दोस्तों? कि बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, या बच्चे विद्यालय जाकर ही भाषा अर्जित करते हैं। देखिए बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, तब तो ठीक होता, ही आ गया, से ही भाषा सीखते हैं, यानी किसी अन्य ऑप्शन से नहीं सीखते हैं, तो इस ही को हटा दो, नेगेटिव हो गया, ठीक है। लिखा है कि बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, तब ये सही होता। लेकिन लिखा है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते, से ही मतलब और किसी से भी नहीं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, गलत चीज़ है। बच्चे जन्म से कोई भाषा नहीं सीखते, और बच्चे विद्यालय जाकर ही भाषा अर्जित करते हैं। ही का मतलब होता है केवल उसी एक चीज़ का बखान है, विद्यालय जाकर ही नहीं। बालक देखिए परिवार में, पास पड़ोस, समाज, सब जगह ही भाषा अर्जित करते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो भाषा है ना वो सामाजिक है ना, भाषा समाज में विकसित होने वाली चीज़ है, ठीक है। यानी कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चा है अपने समाज से, पास पड़ोस से, परिवार से, वहाँ से भी भाषा सीखता है ना, ये बाद की चीज़ है ना, अर्जित क्षमता है, जन्मजात क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों कौन सा कथन आपको सही पूछा है, तो प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 है कि नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों नाटक शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? तो देखिए छात्रों को रंगमंची नायक बनाना, बालकों को भावानुकूल वाचन की शिक्षा देना, संवाद व अभिनय कला से छात्रों को अवगत कराना है, समाजिक व्यवहार में नैतिक शिक्षा देना। तो देखिए नाटक जो भी करते हैं तो नाटक से देखिए कुछ ना कुछ सीख तो मिलती है ना, और सीख अच्छी मिलती है ना, नैतिक शिक्षा और सामाजिक व्यवहार, ये दोनों चीज़ें सही है। संवाद व अभिनय कला से छात्रों को अवगत करना, बिल्कुल उसमें संवाद की भी प्रक्रिया होती है, अभिनय कैसे किया जाता है ये भी होती है, तो छात्र इससे अवगत ही हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। बालकों को भावानुकूल वाचन की शिक्षा देना, जो बच्चा जैसा रोल कर रहा है, जैसा पात्र बन रहा है, उसी के अनुकूल वो वाचन करेगा, तो ये भी शिक्षा देना, ये भी सही है। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा को सही है। तो सही कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला उद्देश्य नहीं है। क्या है? कि छात्रों को रंगमंच नायक बनाना। रंगमंच नायक, अब मान लीजिए किसी ने ना किसी अभिनेता का रोल कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ये अभिनेता ही बनना चाहता है, वो नायक के रूप में बनना चाहता ना, ये नाटक का उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 9 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, कि लिखित कार्य में संशोधन की प्रमुख आवश्यकता होती है। जो लिखित कार्य है उसमें संशोधन करना है ना, तो उसकी प्रमुख आवश्यकता क्यों होती है, लिखित कार्य में संशोधन क्यों किया जाता है ना। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि लिखित कार्य में संशोधन किसके किया जाता है, शिक्षक के लिखित कार्य में संशोधन या फिर छात्र के। तो दोस्तों ये जो लिखित कार्य में संशोधन है ना, ये छात्र के किया जाता है ना, शिक्षक के लिखित कार्य में संशोधन कौन करेगा, हम थोड़े ना करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर जिसने ध्यान रख लिया ये चीज़, बस वो इसका उत्तर सही करेगा। कि छात्रों का उच्चारण सुधारने, तो उच्चारण तो ये तो मौखिक से संबंधित हुआ, हटा दो।
छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कित में संशोधन थोड़ी ना किया जाता, और शिक्षण के शिक्षण कार्य की जांच करने के लिए छात्रों को वर्तन, ये देखिए दो विकल्प बच गए। मैंने कहा इसे समझ लो कि छात्र के संशोधन करना है शिक्षक के, तो देखिए शिक्षक के नहीं करना है यहाँ पे, शिक्षक तो खुद करेगा ना, किसकी, छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए। वर्तनी क्या होती है? वर्तनी होती है कि जो भी लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, उसमें संशोधन करना। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 10 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। इनमें से कौन सा वाचन का प्रकार नहीं है? देखिए वाचन का प्रकार पूछा है दोस्तों, कौन सा नहीं है? मौन वाचन, बिल्कुल मौन वाचन वाचन का प्रकार है। मौन वाचन में मन ही मन में बिना होठ हिलाए शांत स्वर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अनुकरण वाचन स्वर नहीं होता है, सॉरी, शांति से पढ़ा जाता है ना, शांत मन से पढ़ा जाता है। अनुकरण वाचन में जो भी शिक्षक बोलता है उसके पीछे पीछे बालक वाचन करते हैं, वो अनुकरण वाचन हुआ, ठीक है। आदर्श वाचन दोस्तों यति, गति, लय, स्वर, आरोह अवरोह, है ना, और विराम, इन सभी के साथ में, ये जो भी जितने भी तत्व है इन सभी के साथ में जब शिक्षक, देखिए अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है, आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है। सब जब शिक्षक यति, गति, लय, स्वर, आरोह अवरोह, विराम के साथ जब वाचन करता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। और प्रस्तावना वाचन ये कोई वाचन का प्रकार नहीं है। आपने सुना कभी प्रस्तावना वाचन? नहीं। प्रस्तावना प्रश्न सुना है, बिल्कुल ना, प्रस्तावना प्रश्न जो पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, ठीक है, तो ये वाचन का प्रकार नहीं है। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी कौन सी विधि नहीं है? तो देखिए नाटक विधि, बिल्कुल छोटी कक्षाओं में नाट्य विधि चलती है ना। बच्चों को नाटक जब करवाया जाता है तो उसके माध्यम से सीखते हैं, रुचिपूर्वक उसमें भाग लेते हैं ना। मोंटेसरी विधि, बिल्कुल मोंटेसरी विधि लेखन की विधि है, ये भी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। खेल विधि, तो खेल विधि भी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है ना, खेल और मनोरंजन विधि के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि उच्च व माध्यमिक कक्षाओं में ही चलती है। किलपेट्रिक प्रोजेक्ट विधि को लेकर आए, उससे पहले उनके जो गुरु थे किलपेट्रिक के, जॉन डीवी, वो इसके सर्वप्रथम विचारक थे। फिर उनके शिष्य किलपेट्रिक आए जॉन डीवी के, उन्होंने क्या किया, इसका उसके जनक कहलाते हैं किलपेट्रिक, है ना। इसमें बालक खुद करके सीखता है, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि होती है ना। तो ये उच्च कक्षाओं में चलती है, न कि छोटी कक्षाओं में। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्न संख्या जो 12 है, प्रश्न संख्या 12 है में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर, कि आदर्श वाचन का आत्म तत्व है। ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। आदर्श वाचन का आत्म तत्व कौन सा है? अभी हमने पिछले जो प्रश्न था उसमें पढ़ा भी है कि कुछ आदर्श वाचन क्या होता है ना। तो देखिए इसमें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं, वर्तनी का ज्ञान भी नहीं, व्याकरण का ज्ञान, ये तो देखिए शिक्षक देता है, लेकिन इसके आत्म तत्व नहीं है। आत्म तत्व पूछा है दोस्तों, तो देखिए जब शुद्ध उच्चारण करेगा, आरोह अवरोह, यति, गति, लय, बलागात के साथ जब वाचन करेगा शिक्षक, कौन करेगा? ये शिक्षक करता है आदर्श वाचन, ठीक है, शिक्षक करता है ना, तो उसे ही हम आदर्श वाचन कहेंगे। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर, कि उपचारात्मक शिक्षण संपन्न होता है। दोस्तों जो उपचारात्मक शिक्षण है ना, वो संपन्न होता है, किस परिस्थितियों में संपन्न होता है? उपचारात्मक शिक्षण आपको पता है, निदान के बाद में उपचारात्मक शिक्षण होता है, सुधार करना ना। तो ये देखिए आत्मीय वातावरण में होता है। आत्मीय वातावरण, बिल्कुल जब भी उपचारात्मक शिक्षण करेगा, अब मान लो कि कुछ भी चीज़ सुधारनी है तो क्या केवल दंड से सुधारेगा? नहीं, आत्मीय वातावरण होता है, आत्मा के साथ जोड़कर बच्चों को ना, यानी प्रेम, सहानुभूति, समझा करना, बिल्कुल सही चीज़ है। और शैक्षिक वातावरण में तो होगा ही होगा भाई, शैक्षिक वातावरण में होगा, क्योंकि शिक्षण शैक्षिक ही तो है ना, तो ये भी सही है। तनाव युक्त वातावरण, अब देखिए तनाव युक्त नहीं, अगर वहाँ आता तनाव मुक्त तो सोचते, तनाव मुक्त होना चाहिए ना, तनाव युक्त नहीं होना चाहिए, गलत है। जबकि विकल्प 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। आत्मीय वातावरण में भी उपचार शिक्षण संपन्न होगा और शैक्षिक वातावरण में भी संपन्न होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जो प्रश्न संख्या 14 है, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कि प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। यह है सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर जिसने ध्यान रखा उसके ये क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत होगा ये सबके।
प्रतिभाशाली छात्रों को कक्षा में लेखन कौशल का अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण। अब देखिए इसको उद्धरण किया गया, अवतरित किया, इन्वर्टेड कोमा में किया गया, तो सब इस पे नज़र डालेंगे ना। अब इसके अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो देखिए इसको मत देखिए, इससे पहले एक चीज़ और देखिए प्रतिभाशाली छात्रों को, है ना। अगर लेखन कौशल आता तो आप बिल्कुल देखिए आलंकारिक भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, अक्षरों की सुंदर बनावट होना या विचार मौलिकता। अगर यहाँ प्रतिभाशाली नहीं आए तो अक्षरों की सुंदर बनावट हो सकती, लेकिन यहाँ प्रतिभाशाली छात्र आए हैं, इसका मतलब प्रतिभाशाली है, वो सृजन चाहते हैं, तो विचार क्या होंगे, मौलिक होंगे, नवीन होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।